हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक और प्रीलिम्स पीवाईक्यू की सीरीज दैट इज फ्रॉम द ईयर ऑफ 2006। हम 1995 से लेकर 2005 के पीवाईक्यूज कवर कर चुके हैं। आज हम 2006 के पीवाईक्यूज कवर करेंगे। ये चहल एकेडमी का एक स्पेशल इनिशिएटिव है सारे बच्चों के लिए जो इस बार प्रीलिम्स देने की कोशिश कर रहे हैं या अटेम्प्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और बूस्ट किया जा सके, बेटर किया जा सके। Without any further delay, let's start with the questions. Question number 1 says from the 2006 paper, who among the following wrote the Communist Manifesto along with Karl Marx? Karl Marx की एक वर्क था जिसे हम बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स के साथ कौन थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा? ऑप्शंस आर एमिल डर्कहैम, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन या मैक्स वेबर। अगर आपने कार्ल मार्क्स थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने फ्रेडरिक एंगल्स का नाम कार्ल मार्क्स के साथ जरूर सुना होगा, राइट? तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या दास कैपिटल्स जैसे जो वर्क हैं, जो सोशलिज्म को एक नए पर्सपेक्टिव में प्रोवाइड करते हैं, एक नया टाइप ऑफ एक वायलेंट सोशलिज्म, एक वायलेंट रेवोल्यूशन वाले सोशलिज्म की बात करते हैं, ये कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर लिखा था फ्रेडरिक एंगल्स ने। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर जो हो जाता है दैट इज फ्रेडरिक एंगल्स, राइट? जितने भी फिलोसफर्स के नाम दे रखे थे इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये एक सोशल साइंटिस्ट थे, को ऑथर थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अलोंग विद कार्ल मार्क्स। एंगल्स ने कंडीशंस ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड भी लिखा था और इन्होंने मार्क्स के साथ और भी वर्क्स जैसे दास कैपिटल जैसी चीजों के ऊपर भी कोलैबोरेट किया था, उनके साथ मिलकर काम किया था। दूसरा में देखने को मिलते हैं रॉबर्ट ओवन। ये एक यूटोपियन सोशलिस्ट थे। यूटोपियन सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? इसमें कोई वर्किंग क्लास खुद कुछ नहीं करेगी। कैपिटलिज्म क्लास क्या है? उनके खुद के कॉन्शियंस कोड के बेसिस पे वो वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। तो ये एक वेल्स के सोशल रिफॉर्मर थे और यूटोपियन सोशलिज्म के फाउंडर भी हैं और कोऑपरेटिव मूवमेंट के भी फाउंडर हैं। ये जाने जाते हैं, इन्होंने वर्किंग कंडीशंस जो हैं वर्कर्स की इंप्रूव की थी। इनका जो मॉडल कम्युनिटीज थी उसके थ्रू न्यू लेनामार्क, जो न्यू लेनाक वर्क है इनका, जो जगह है बेसिकली स्कॉटलैंड के अंदर, वहां इन्होंने वर्कर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाया था, बेनिफिट पहुंचाया था थ्रू हिज पॉलिसीज, थ्रू हिज रिफॉर्म्स, थ्रू हिज कोऑपरेटिव मूवमेंट। थर्ड है हमारे पास एमिल डर्कहैम। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, फिलोसफर है, एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर फिगर्स हैं सोशियोलॉजी के। ये अपने बेस्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो सोशल इंटीग्रेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है, रिलीजन के ऊपर इन्होंने काम किया है और एक नई मेथोडोलॉजी जो सोशल साइंस की है उसके ऊपर जो काम किया है उसके लिए जनरली जाने जाते हैं। इनका जो सबसे नोटेबल वर्क है वो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। जैसा मैंने आपसे बोला, सोशल इंटीग्रेशन और रिलीजन के लिए जाने जाते हैं। ये मैक्स वेबर आपने डेफिनेटली ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा या गवर्नेंस के अंदर इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा। ये भी एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और प्रिंसिपल फाउंडर माने जाते हैं मॉडर्न सोशियोलॉजी के। ये अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो इन्होंने काम किया है और जो प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक के ऊपर इन्होंने जो काम किया है, जो इन्होंने कंसेप्ट प्रोवाइड किया है, उसके लिए जाने जाते हैं। इनका जो मेजर वर्क है वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। क्या ये सही है या ये गलत है? आप मुझे बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस। दो स्टेटमेंट है, हमें इसमें से देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट नहीं है या जेंडर वेज पैरिटी का कंसेप्ट नहीं है, ऐसा इस स्टेटमेंट में बोला गया है। ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 39D जो हमारे डीपीएसपीज हैं उसके अंदर जो आपको आर्टिकल 39D देखने को मिलता है वो एग्जैक्टली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और जेंडर वेज पैरिटी की बात करता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस। ये स्टेटमेंट सही है, बिकॉज बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, बट आर्टिकल 340 के अंदर, आर्टिकल 342 के अंदर ये बताया गया है कि बैकवर्ड क्लासेस का मेंशन आपको इन दोनों आर्टिकल में देखने को मिल जाता है। और अब तो आर्टिकल 338B भी बन चुका है जिसे हम एनसीबीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट? लेकिन डिफाइन कहीं नहीं किया गया है संविधान के अंदर। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज वुमन, राइट? एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, आर्टिकल 39D में मेंशन कर रखा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि आपको कई जगह मेंशन दिख जाएंगे, आर्टिकल 15(4) में, 16(4) में, 340 में, 342 में, जहां लेकिन इन्हें एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है। जो बैकवर्ड क्लासेस का जो आइडेंटिफिकेशन है ये स्टेट के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिया गया है, या फिर जो एक नई बॉडी बनी है अभी एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो इन चीजों के बारे में ध्यान रखती है, बट इनकी डेफिनेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3,
Which of the following subjects is under union list in the 7th schedule of the constitution? 7th schedule जो है वो आपको स्टेट कंकरेंट और यूनियन लिस्ट की बात करता हुआ दिखता है। अब हमसे ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट के अंदर है। क्या वो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स है, या वो एग्रीकल्चर है, क्या वो फिशरीज है, या वो पब्लिक हेल्थ है। सी, एग्रीकल्चर और फिशरीज, एग्रीकल्चर और जो फिशरीज है आपको ये देखने को मिलती है बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर। दिस इज द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये जो बचता है हमारे पास ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है, तो हमारे पास इसका आंसर बच जाता है ए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट किसके अंदर आपको दिखाया गया है। थर्ड का आंसर हमें ए निकलता हुआ आ रहा है, राइट। तो बेसिकली हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूनियन लिस्ट के अंदर रेगुलेशन ऑफ माइंस, मिनरल डेवलपमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है दैट इज इन यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो सॉरी मैंने आपसे शायद इसको कंकरेंट लिस्ट बता दिया था, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। चाहे वो बेसिकली एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, ये तीनों ही स्टेट लिस्ट का पार्ट है। जहां तक रही कंकरेंट लिस्ट की बात, वहां आपको ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, ये सब आपको कंकरेंट लिस्ट में देखने को मिल जाती हैं। ऐसा तो याद नहीं होगा, तो चलो आपको एक बार लिस्ट दिखा देते हैं कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स किस किसके अंदर आते हुए दिखते हैं। सबसे पहले 7 शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जिनके ऊपर केवल लॉ यूनियन लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। दूसरी है स्टेट लिस्ट जिनके ऊपर केवल स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट जिनके ऊपर दोनों लॉस बना सकते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो है डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। कंकरेंट लिस्ट की बात की जाए, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। स्टेट लिस्ट की बात की जाए तो पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, जो फिशरीज अभी आपने देखी वो भी, पब्लिक हेल्थ जो आपने देखा वो सब क्या है, वो भी आपको स्टेट लिस्ट में आता हुआ दिख जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट आउट समवेयर, अदरवाइज आपको ये लिस्ट कहीं और भी डिटेल पर्सपेक्टिव में मिल सकती है, बट दीज आर द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको तीनों लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, द राज्यसभा alone has the power to declare that it would be in the national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list. राज्यसभा के पास ही केवल ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सके अगर उसे ऐसा लगता है कि ये चीज नेशनल इंटरेस्ट में की जा सकती है। सही है गलत, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, रिजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली बाय लोकसभा। अच्छा, अब हमें इसमें देखना है कि भाई करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि राज्यसभा के पास ही केवल पावर होती है, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 249 हमसे बोलता है कि राज्यसभा को जब भी ऐसा लगता है कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पर लॉ बनाना चाहिए तो एक रिजोल्यूशन पास करती है बाय मोर देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसे भी हम 249 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी ही बोलते हैं, राइट। तो 249 वाली स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है, और अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है राज्यसभा द्वारा तो बेसिकली, और ये पावर भी केवल राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जनरली हम क्या बोलते हैं जब ये अलोन ओनली जैसी चीजें आती हैं तो एक कंसेप्ट बना हुआ है यूपीएससी के में ओनली अलोन, जनरली स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट ये बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट था। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है। 249 के अंदर राज्यसभा के पास ही पावर है, इस मेजोरिटी के थ्रू से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दूसरी चीज, रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर पास्ड ओनली इन लोकसभा, नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा। सी, हमें क्या होता है आर्टिकल 352 के अंदर जब भी आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हो, एक तो कैबिनेट 42nd अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए थे, 44th अमेंडमेंट में फिर वापस चेंजेस करके कर दिया गया कि यार कैबिनेट की रिटर्न रिक्वेस्ट के बिना तो पहली चीज ही होगी नहीं। अगर प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करनी है इमरजेंसी तो उसे कैबिनेट की रिटर्न रिक्वेस्ट लगेगी। दूसरी चीज, पहले ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो रिजोल्यूशन अप्रूव करना था, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों को करना था पहले भी, लेकिन पहले इनको टाइम दे रखा था 2 मंथ्स का, इसको घटा के इन्होंने 1 मंथ कर दिया था थ्रू 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, राइट। तो ये स्टेटमेंट पहला हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में इन्होंने राज्यसभा को नहीं लिख रखा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 1 ओनली, राइट। तो फोर्थ का आंसर हो चुका है ए, 1 ओनली। राज्यसभा के पास पावर होती है, जैसा मैंने आपको बताया 249 में ये होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। ये किसी भी मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है स्टेट लिस्ट के, अगर उसे लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगा। दूसरी चीज, ये ओनली बाय लोकसभा गलत है क्योंकि इसमें आर्टिकल 352 बोलता है लोकसभा एंड राज्यसभा। मैंने आपको बता दिया 1 मंथ के अंदर करना है दोनों हाउसेस को, और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से करना है, राइट। ये नेशनल इमरजेंसी है, सबसे खतरनाक इमरजेंसी है, इसलिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसमें टाइम पीरियड भी बाकी 356 और 360 से 1 महीना कम है, उनमें 2 महीने का अप्रूवल पीरियड है, इसमें 1 महीने का अप्रूवल पीरियड है।
Moving on to question number 5. Who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced in Indian judicial system? फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है? इतना तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा। हमारे फादर ऑफ पीआईएल हैं पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, राइट। 1979 के अंदर एक केस हुआ था जिसे हम बोलते हैं हुसैन आरा खातून केस। ये बेसिकली बिहार के अंदर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनके राइट्स को लेकर हुसैन आरा खातून केस हुआ था, जिस केस को फाइल किया था कपिला हिंगोरानी ने। तो कपिला हिंगोरानी को हम बोलते हैं कि शी इज द मदर ऑफ पीआईएल, मदर ऑफ पीआईएल, और जो इसको एक्सेप्ट किया था पीआईएल को पीएन भगवती ने किया था, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ पीआईएल। तो ही वाज द टॉर्च बियरर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। तो फिफ्थ का आंसर हमें देखने को मिल जाता है डी। ये हुसैन आरा खातून केस से शुरू हुआ, कपिला हिंगोरानी ने फाइल किया, शी वाज द एडवोकेट, ये ना मदर ऑफ पीआईएल बोला जा रहा है, पीएन भगवती को फादर ऑफ पीआईएल बोला जा रहा है। तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास हो जाता है डी। पीएन भगवती है कौन? ये 17 चीफ जस्टिस थे इंडिया के, जिन्होंने 1985 से लेकर 1986 तक, दिसंबर 1986 तक सीजीआई की तरह सर्व किया। ये पीआईएल को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको एक्सेस टू जस्टिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है, स्पेशली फॉर दोज जो मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दूसरा नाम है वहां देखने को मिल रहा था एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने 11 चीफ जस्टिस की तरह सर्व किया था इंडिया के अंदर फ्रॉम दिसंबर 1968 टू फरवरी 1970। इनके रिटायरमेंट के बाद ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने भारत के इन 1969। बाद में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की तरह सर्व किया भारत में 1979 से लेकर 1984 के बीच में। तीसरा नाम हमें देखने को मिल रहा था ए एम अहमदी। इन्होंने 26 चीफ जस्टिस की तरह फंक्शन किया है इंडिया के अक्टूबर 1994 से लेकर मार्च 1997 तक। इनके टेन्योर में इन्हें जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो इन्होंने एडवोकेसी की थी उसके लिए जाना जाता है, और सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के लिए भी जाना जाता है, राइट। जो लास्ट नाम हमें दे रखा था दैट इज ए एस आनंद। ये 29 चीफ जस्टिस थे, सीजीआई थे, जिन्होंने अक्टूबर 1998 से लेकर नवंबर 2001 तक सीजीआई की तरह सर्व किया। इन्होंने पीआईएल के डेवलपमेंट में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया है, और इन्होंने एफिशिएंसी के लिए भी काम किया है, जिससे इंडियन जुडिशरी की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A person who has held office as a permanent judge of a high court cannot plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court. जिस इंसान ने परमानेंट जज की तरह काम किया है हाई कोर्ट में, वो किसी भी अथॉरिटी और कोर्ट के सामने प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये सही है गलत देखते हैं अभी। A person is not qualified for appointment as a judge of a high court in India unless he has for at least 5 years held a judicial office in the territory of India, right। देखो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन भी ये बोला जाता है कि कोई भी इंसान जिसने कोई भी परमानेंट हाई कोर्ट जज जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है, वो प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता एक्सेप्ट द हायर अथॉरिटी देन हाई कोर्ट। तो हायर अथॉरिटी क्या है? वो हायर अथॉरिटी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही हो जाता है। दूसरा, अगर हाई कोर्ट जज आपको बनना है तो आपने एटलीस्ट 5 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया होना चाहिए भारत के अंदर। ये गलत है। 10 इयर्स एडवोकेट एक्सपीरियंस, ये कंडीशन है। दूसरी चीज आपको ये देखने को मिलता है कि जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया होना चाहिए विद इन दी कंट्री, राइट। तो ये 5 ईयर वाला एस्पेक्ट आपको गलत देखने को मिल रहा है। ये 5 ईयर हाई कोर्ट जज वाला जो एस्पेक्ट है ये हमें सुप्रीम कोर्ट जज में देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट 6 का ए हो जाता है। इसके हिसाब से हमारा 1 ओनली इज द करेक्ट एस्पेक्ट। तो हमें देखने को मिलता है पर्सन जो परमानेंट जज रह चुका है हाई कोर्ट का, वो किसी भी अथॉरिटी के सामने प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के अलावा, क्योंकि आर्टिकल 220 सीधे सीधे बोलता है कि रिटायर और परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट्स, राइट। तो या तो हाई कोर्ट्स में करेगा या सुप्रीम कोर्ट में करेगा, किसी लोअर कोर्ट में वो अपील नहीं कर सकता, प्लीड नहीं कर सकता, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 217 जो बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बोलता है कि अगर आपको जज बनना है हाई कोर्ट का तो एटलीस्ट 10 इयर्स यू हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ एन हाई कोर्ट, और आपने कोई जुडिशियल ऑफिस इंडिया के अंदर होल्ड किया होना चाहिए। वो 5 ईयर वाला पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ अप्लाई होता हुआ नहीं दिखता। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है इन इंडिया every state has a high court in its territory. Reason बोल रहा है the constitution of India provides for a high court in each state. See, भारत के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट हैं जी, और स्टेट्स तो ज्यादा हैं। स्टेट्स आपको कितने देखने को मिलता है? स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 28 स्टेट्स, राइट। जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है आज की डेट में, तो आपको 28 स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं इवेंचुअली बेसिकली, लेकिन हमें हर स्टेट के अंदर हाई कोर्ट देखने को नहीं मिल रही, राइट।
अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट इन स्टेट। ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट इन स्टेट, ईच स्टेट, लेकिन वो ये भी बोलती है कि एक स्टेट के पास कंबाइंड हाई कोर्ट भी हो सकती है अलोंग विद स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये रीजन गलत नहीं है, पर यहाँ ए फॉल्स होता हुआ दिखता है हमें और आर ट्रू होता हुआ दिखता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो डी आ जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इन इंडिया एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हर स्टेट के पास अपनी हाई कोर्ट नहीं है। कुछ स्टेट सिंगल हाई कोर्ट शेयर करते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ही इन दोनों पंजाब हरियाणा के लिए कॉमन काम करती है और बॉम्बे हाई कोर्ट ही गोवा के लिए भी काम करती हुई दिख जाती है। आर्टिकल 214 स्टेटमेंट रीजन जो है वो उसे करेक्ट बना देता है, क्योंकि इंडियन स्टेट्स देयर शैल बी हाई कोर्ट इन स्टेट, ऐसा उसने डेफिनेटली बोला है। लेकिन वो ये भी अलाउ करता है कि कॉमन हाई कोर्ट भी बनाई जा सकती है एक से ज्यादा स्टेट के लिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी कौन सी कमीशन है जिसको सेटअप किया गया था अंडर द डेफिनेट प्रोविजन ऑफ एन आर्टिकल, जो संविधान के अंदर मेंशन्ड है। मतलब कौन सी कमीशन को आपको किसी आर्टिकल के अंदर मेंशन दिखता है, किसी का यूजीसी का दिखता है क्या, एनएचआरसी, इलेक्शन कमीशन, सीवीसी। देखो यूजीसी 1956 में बनी थ्रू एन एक्ट, लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनएचआरसी 1993 में बनी, एनएचआर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्ट, दिस वाज इन 1993, दिस इज अगेन अ लीगल बॉडी। सीवीसी 1963 में आपको संतुलन कमेटी की वजह से एग्जीक्यूटिव बनी थी, 2003 के अंदर आपको इसने आपने इसे सीवीसी एक्ट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था। लेकिन ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल। बचा क्या हमारे पास? बचा इलेक्शन कमीशन, जो 324 से लेकर 329 के अंदर आपको इसके फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, इलेक्शन कमीशन। 8 का ए गलत है, बी गलत है, सी इज करेक्ट, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। डी इज रॉन्ग और दैट्स आल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ए, बी और डी हमें स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल रही है और सी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिल रही है। तो 8 का आंसर हो जाता है सी, दैट्स गिवन हियर। इलेक्शन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 324 से 329 तक मेंशन दे रखा है। एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करती है भारत के अंदर। इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इसकी जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। एक ऑल इंडिया बॉडी है, मतलब ये दोनों सेंटर और स्टेट के लिए कॉमन बॉडी की तरह फंक्शन करती है। जब हम यूजीसी की बात करते हैं, इसे 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू यूजीसी एक्ट। एनएचआरसी को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था और सीवीसी को एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, लेकिन 2003 में इसे भी आपने स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, question number 1, statement 1 says free and compulsory education to the children of 6 to 14 years age group by the state was made a fundamental right। मतलब आर्टिकल 21A आपने कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा? ये बोल रहा है 76 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा। क्या सही है? देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन इन रूरल एरियाज, ये भी देखते हैं गलत है सही। एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी, पहला स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 21A it was added by 86th CA, right? इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, 76 के थ्रू ऐड नहीं किया गया था। दूसरी चीज, सर्व शिक्षा अभियान प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये एजुकेशन की बात कर रहे थे along with कंप्यूटर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए था सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन इसमें कंप्यूटर एजुकेशन भी इंक्लूडेड थी। एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया तीसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंकरेंट लिस्ट में थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। बिल्कुल सही बात, पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता था लेकिन बाद में इसे कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, तीसरा स्टेटमेंट सही। तो करेक्ट आंसर हमारा पास होता है सी, 9th इज सी, दैट इज 2 and 3। सॉरी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर से 76 से नहीं हुआ है। दिस स्टेटमेंट वाज डन बाय दिस वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। इसमें 221A आर्टिकल ऐड करा, आर्टिकल 45 में चेंजेस करे, आर्टिकल 45 में चेंजेस करे, साथ के साथ आपको 51K भी ऐड होता हुआ दिखता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको ऐड होती हुई दिख जाती हैं। दूसरा स्टेटमेंट सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहा है। देखो जी, सर्व शिक्षा अभियान यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हुआ था, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन भी शामिल थी फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इवन इन रूरल एरियाज। तो स्टेटमेंट सही हो जाता है, कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में था वो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, 42nd अमेंडमेंट से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं क्योंकि इसे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 1976 में शिफ्ट कर दिया गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेट टू? ये जो 104th CAA है बिल जो है, ये किससे रिलेट होता हुआ आपको दिखता है?
Abolition of legislative council in certain states, introduction of dual citizenship for persons of Indian origin living outside India, providing quota to socially and educationally backward classes in private education institutions, providing quota for religious minorities in the service of the central government. इसका आंसर सी है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको. Providing quota to social and educationally backward institutions. Basically, this was about 104th Constitutional Amendment Act. ये संविधान में ऐड किया गया था, जिससे एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनको एक्सटेंड किया जा सके 10 ईयर्स तक. राइट, 10 साल उसे और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि इसका जो लास्ट एक्सटेंशन था वो 1 जनवरी 2020 तक था, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी इन्वॉल्व थी. तो इन्होंने 2019 में क्या किया, 104th अमेंडमेंट के थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था लोकसभा के अंदर, जो 2 नॉमिनेशन नॉमिनेटेड मेंबर्स आते थे, वो तो खत्म कर दिए, लेकिन एससी एसटी का जो रिजर्वेशन था लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, उनको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया टिल 2030. अब 2030 तक भी आपको एक रिजर्वेशन देखने को मिलेगा एससी और एसटी कम्युनिटी का इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे मैंने आपको बताया 25 जनवरी 2030 तक से एक्सटेंड कर दिया गया है. ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, सारे प्राइवेट और अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में भी इसको एक्सटेंड किया गया है. Moving on to question number 11. With reference to Government of India, various programs, what is निर्मल ग्राम पुरस्कार? सी, ये 2003 में एक पुरस्कार शुरू किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं निर्मल ग्राम पुरस्कार. अब हमसे ये पूछा गया है कि यार ये दिया किस वजह से जाता था. क्या ये स्कॉलरशिप्स इंसेंटिव स्कीम थी जो सिंगल गर्ल चाइल्ड की फैमिलीज को मिल रही थी? क्या ये इंसेंटिव स्कीम थी, स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को मिल रही थी जो गाँवों से बिलोंग करती थी और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी गेम के अंदर? या ये इंसेंटिव स्कीम थी स्कूल्स के अंदर जहाँ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है? या ये इंसेंटिव स्कीम थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर? इसका आंसर है डी. ये बेसिकली जिस भी पंचायती राज ने सैनिटेशन अचीव कर दिया, जिसने काफी ज्यादा सैनिटेशन पे काम किया है, जिसने ओपन डेफिकेशन को खत्म करने में हेल्प की है या काम किया है उस तरफ, तो उसको निर्मल ग्राम अभियान के पुरस्कार के थ्रू. देखो, निर्मल भारत एक अभियान चलाया गया था स्वच्छ भारत अभियान से पहले, विच वाज फॉर सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन को खत्म करने के लिए, और उसी के अंडर अगर कोई पंचायत अच्छा काम करती है तो उसे निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रोवाइड कराया जाता था. तो डी इज एन इट इज एन इंसेंटिव स्कीम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 2003 में शुरू की गई थी. जैसे यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ डी इज द ऑप्शन. एक अवार्ड बेस्ड इंसेंटिव है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2003 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो सैनिटेशन कवरेज को रूरल एरियाज में प्रमोट करने का काम कर रही थी. ये रिकॉग्नाइज करती थी ऐसे पंचायत को और उन्हें रिवॉर्ड प्रोवाइड करती थी उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो फुल सैनिटेशन कवरेज को अचीव कर पाते थे और पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन तो फ्री बना पाते थे अपने आप को. इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत तीनों ही इन्वॉल्व है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. इसमें पूछा गया है आज आपको 4 इवेंट दे रखे हैं, इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि कौन सा कब कब हुआ है, इन्हें क्रोनोलॉजी में अरेंज करें. सबसे पहले हम देख रहे हैं SLV3 लॉन्च. दिस वाज इन जस्ट अ सेक, दिस वाज इन 1980. SLV launch was in 1980. Formation of Bangladesh was in 1971. Sikkim became the state of India in 1975. Pokhran test was in 1974. Right? तो by that logic, सबसे पहले हमारे पास हो गया 2, फिर हमारे पास हो गया 4, फिर हमारे पास हो गया 3, फिर हो गया हमारे पास 1. अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन कौन सा है. Yes, 2, 4, 3, 1 is the correct answer. इसका हमें आंसर फर्स्ट देखने को मिल रहा है सही. 8, 12 is A correct. Formation of Bangladesh, of course, 16 December 1971. Pokhran test 18th May 1974, जिसका नाम आपको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से देखने को मिल जा रहा है. स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया इसका नाम? इसलिए रखा गया, एक तो ये टेस्ट जो है बुद्ध पूर्णिमा पर कंडक्ट कराया गया था. ऊपर से जो 2 हमारे मेन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस टेस्ट के लिए, पोखरण 1 के लिए, वो थे राजा रमन्ना और ओमी सेठना. तो राजा रमन्ना जी ने जब इंदिरा गांधी जी को फोन किया था तो उनका मैसेज ये था, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड. इसका मतलब इस नाम की एक रेलेवेंस है, वो भी आपको पता होनी चाहिए. 1974 में 18 मई को हुआ. सिक्किम 22nd स्टेट बना इंडियन यूनियन का 1975 में, तो भी स्पेसिफिक 16th में 1975 को. और जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 है हमारा, जो लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 1980 को. ये बहुत ही हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए. इसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया था. क्वेश्चन नंबर 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. हमें ये देखना है इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं हुआ है. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आंध्र प्रदेश, ट्रीटी ऑफ यंदबू असम, स्टेट ऑफ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, या ईयर 1966 गुजरात बिकेम अ स्टेट. सी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड किया गया. राइट?
और इवेंचुअली इसी के बाद से आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपको आंध्र प्रदेश अलग से रिकॉग्नाइज होता हुआ दिखेगा। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रीटी ऑफ यंदुबू आसाम, बिल्कुल सही बात। 1826 के अंदर जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुई थी तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ यंदुबू साइन की थी। बेसिकली ब्रिटिश इंडिया एंड बर्मा के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो बेसिकली आसाम और बर्मा वाले एरियाज को डिमार्केट किया गया था इसके अंदर, तो ये भी करेक्ट है। स्टेट ऑफ बिलासपुर, ये सही बात है। स्टेट ऑफ बिलासपुर को इंटीग्रेट किया गया था। ये प्रिंसली स्टेट था एक, प्रिंसली स्टेट था एक जिसको इंटीग्रेट किया गया था इंडिया के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस, और 1954 में इसे फिर हिमाचल के अंदर मिला दिया गया था। 1966 गुजरात बिकेम स्टेट ना, ये गलत है। 1966 में पंजाब का डिवीजन हुआ था, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये 1960 है। 1960 के अंदर आपको जो बॉम्बे स्टेट है वो 2 स्टेट में डिवाइड होता हुआ दिखता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। और उसका जो बेसिकली जो विदर्भ वाला रीजन है वो कुछ हिस्सा आपको सेंट्रल प्रोविंस में दिखता था, वो पहले ही मध्य भारत से मध्य प्रदेश में, बेसिकली महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आपको मिलता हुआ दिख जाता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डी। 1960 में गुजरात बिकेम स्टेट। नो, गुजरात स्टेट बना था 1960 के अंदर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में एक मेजर रिफॉर्म था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पर आपने स्टेट डिवाइड करना शुरू कर दिए थे। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद में आंध्र प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास स्टेट, और इसलिए मैं बोलता हूँ आंध्र प्रदेश में भी बोल रहा था, लेकिन द फर्स्ट स्टेट टू बी डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ट्रीटी ऑफ यंतबू आसाम, बिल्कुल सही बात, जो मैंने आपको बताया 24 फरवरी 1826 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ बर्मा के बीच में ट्रीटी साइन हुई, जिसने फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर को खत्म किया। आसाम जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर भी आता हुआ दिख जाता है। स्टेट ऑफ बिलासपुर जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। ये फॉर्मर प्रिंसली स्टेट है जिसे इंडिया में इंटीग्रेट कर लिया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन 1954 में फिर इसे हिमाचल के साथ जोड़ दिया गया। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, दिस वॉज ऑल अबाउट 2006। मैं मिलता हूँ आपको एक नई PYQ सीरीज के साथ, तब तक इन सारे क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी तक आपने पास्ट ईयर्स के PYQs नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देखिए, मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। बिकॉज PYQs करे बिना आपका प्रीलिम्स निकलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप शायद साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे उसके बिना UPSC की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल दैट इज चहल अकेडमी। थैंक यू सो मच।